है। कभी आप यहाँ पर आओगे तो इस पॉइंट पे आप जरूर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा रुद्रप्रयाग का जो एरिया है साफ दिखता है और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम आपको यहाँ से दिखता है। बाहर के ट्रैवलर्स हैं उनके लिए 1000 रुपये प्राइस है, और जो हम पहाड़ी लोग हैं थोड़ा सा डिस्काउंट करवा लेते हैं, तो हमें पड़ गया ये 600 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा गांव है, और ये वाला रूम मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से सामने का जो व्यू है बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ऊपर आप बादल देख सकते हो, और इसके आगे का जो पूरा एरिया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जब सनराइज़ होगा यहाँ से सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो मैंने सोचा कि यार इसी को क्यों ना चूज़ किया जाए। और जो ऊपर के आसमान आप देखो, इतने प्यारे आसमान हैं, और हमें जहाँ जाना है वो इस तरफ है, ये चोटी है, और यहाँ पीछे से रुद्रनाथ का गेट है। तो हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से गेट भी पास था, और ट्रैक बहुत सुबह सुबह इजी माना जाता है। कि भगवान शिव की जटाओं से जब गंगा निकली थी, उतरी थी, तो वो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुई थी, और अलग अलग हिस्सों से बहती हुई वो मिली लास्ट में देवप्रयाग में। तो ये जितनी भी नदियाँ आपको संगम है, जितने भी नदियों का संगम जिस तरह पे होता है उसको प्रयाग कहते हैं। तो इसलिए जो भी जगह का नाम था उसके आगे प्रयाग जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का संगम होता था। तो दोस्तों तो तैयारी हो चुकी है रुद्रनाथ भगवान शिव के धाम जाने के लिए, जो कि 5 केदारों में से चौथे केदार पर आता है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मान्यताओं से भरा ये ट्रैक है। तो अब जो तैयारी हमारी बहुत बेसिक्स की है। एक हमने इनर रखा है ताकि ऊपर जाके सर्दी ना लगे, टी शर्ट जो कि चढ़ाई में काम आएगी, और यह लोअर जो चढ़ाई में काम आएगा। वरना आप जीन्स वगैरह में आप चढ़ाई करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पैर आपके बहुत दर्द कर जाते हैं जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हो। तो जितना हल्का हो सके आप उतना हल्का सामान लेके चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारा कैमरा, जिसमें आपको भगवान शिव की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा। माइक, कैमरा, हेडफोन, गाने सुनने के लिए, ताकि शिव के धाम जा रहे हैं तो भगवान के गाने कानों में बजते रहे और वहाँ तक जाने का बिल्कुल भी पता ना चले। अपना चश्मा, ताकि मोबाइल को यूज़ करते वक्त अपनी आंखों को सेफ्टी दे सकें। और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं केवल यही हैं, और जितनी कम चीज़ें आप अपनी ट्रैक में ले जाते हो तो आपका ट्रैक उतना ही खूबसूरत लगता है और उतना ही सफ़र आपका सुहाना लगता है। तो बस एक चीज़ की कमी है वो जैकेट की, वो थोड़ी देर बाद मैं रखूँगा, और उसके बाद चलेंगे हम भगवान शिव के धाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बहुत समय के बाद हम निकले हैं रुद्रनाथ की तरफ। 5 प्रयाग में से एक है, 3 प्रयाग हमारे कंप्लीट हो चुके थे, और ये फाइनल 2 प्रयाग हमारे बचे हैं, जो है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। और ये 5 प्रयागों में से सबसे फेमस ट्रैक्स हैं, और लास्ट के 2 ट्रैक हमारे बचे हैं। बीच में हमारा ट्रैक जो था बहुत ही रुक गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो उसके बीच में मैंने आपको उज्जैन की जितनी भी कहानियाँ थी उससे आपको रूबरू करवाया है। आपने उन वीडियो को बहुत प्यार भी दिया है, ऐसी वीडियोस का आगे प्यार देते रहिए। और आगे आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा भगवान शिव के बारे में, जो कि आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उनको जानकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि अगर आप भगवान शिव से जुड़े हुए हैं तो आपको उनके बारे में जानकारी जरूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, और इस बार जो हमारा सफ़र है वो हम बाइक में तय कर रहे हैं, क्योंकि इस रूट में हम कई बार आ चुके हैं, और जितनी बार हम आए हैं और हम कम से कम 2 लोग साथ में आते हैं, तो 2 लोगों का जो खर्चा होता है ना, केवल ट्रैवल एक्सपेंस, वो 2,500 से 3,000 का बैठ जाता है। तो हमने इस बार सोचा कि क्यों ना बाइक से चला जाए, और बाइक में क्योंकि अभी तक हमने केवल 550 का तेल डाला है, और जितनी दूर अभी तक हम आ चुके हैं यहाँ तक अगर हम बस या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो 600 रुपये तक का केवल यहाँ तक का किराया पड़ जाता। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाइक से चला जाए, बाइक में आपका बजट भी कम लगेगा, और आप इजीली अपने मन मुताबिक कहीं भी रुक के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रास्ते में चलते चलते देखने लायक होती हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम तो निकल चुके हैं आप सवारी के लिए। ये जगह जिस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये है मलेथा, और मलेथा बहुत फेमस डेस्टिनेशन है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताऊँगा फिर किसी और वीडियो में, क्योंकि इसका जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये आपकी अलकनंदा नदी जा रही है, और इस समय आपको यहाँ पर कर्णप्रयाग का जो रेल लाइन है ना, वो आपका यहाँ पे बन रही है, रेल बन रही है, जो कि आपका ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग की रेल है, और ये पॉइंट इसका मलेथा में भी है। तो इन फ्यूचर कभी भी आप आओगे श्रीनगर तक, तो आपको क्या मिलेगा कि रेल के रास्ते से आप आ सकते हो। तो बहुत सारे डेवलपमेंट भी चल रहे हैं, और इसी तरीके से आप जब भी आप कहीं भी उत्तराखंड में जाओगे तो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। तो हमारी तो सवारी अब निकल चुकी है। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और आपको मैं दिखाऊंगा खूबसूरत चीज़ें और भगवान शिव के दर्शन और रुद्रनाथ की
महिमा, रुद्रनाथ का जो इतिहास है, उसकी जो भगवान शिव की महिमा है, वो सबको आपको बताऊंगा। तो आप पूरे एंड तक इस वीडियो के मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं और चलते हैं रुद्रनाथ की तरफ। तो ये है हमारी सवारी और इसमें हम जाने वाले हैं रुद्रनाथ तक। गोपेश्वर तक हम जाएंगे, उसके बाद का ऊपर का 24 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वहाँ तक तो बहुत इजीली हम पहुँच सकते हैं। और बहुत ही अलग अलग जगहों से भी जाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हल्की छोटी सी आगे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए बाइक सबसे बेस्ट रहती है। तो हम तो चलते हैं अब और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें और आपको देखने को मिलेंगी इस ट्रैक में। दोस्तों 150 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं इस वक्त रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जो कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है, और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने जी को वीणा प्रदान करी थी, और यहाँ पर उन्होंने भगवान को रौद्र रूप में दर्शन किए थे, इसलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। और चूंकि ये संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा का, इसलिए इसको प्रयाग कहा गया है। ये जो नदी आप मेरे नीचे देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ से आ रही है और अलकनंदा नदी है, और दूसरी तरफ से केदारनाथ से आती हुई जो मंदाकिनी नदी है, उनका संगम यहाँ पर होता है, वो अलकनंदा नदी के नाम से वो आगे बढ़ती है। अब चूंकि यहाँ से हम आगे का सफर तय करेंगे, यहाँ से जो आगे का डेस्टिनेशन है हमारी गोपेश्वर है, और गोपेश्वर यहाँ से कम 75 किलोमीटर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केवल 500 रुपये का भी हमने तेल डलाया, और 500 रुपये के तेल में हम अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अभी बहुत काफ़ी तेल इसमें बचा है, जो कि हमें आगे भी ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। और यही अगर हम बजट ट्रैवल करते, फिर टैक्सी वैक्सी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। अभी हमने बैठ के जगह खाना खाया था, उन्होंने भी ये बताया था कि आप अपनी बाइक से हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होते तो आपका जो ट्रिप है कम से कम 3 या 4 दिन का हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ता। तो बस इसी को देखते हुए फिलहाल अब यहाँ से हम निकलते हैं, और जो नज़ारे हैं यहाँ के रुद्रप्रयाग का मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि एक तो नदी यहाँ से निकल रही है, और जो यहाँ पे घरों की बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कभी आप यहाँ पर आओगे तो इस पॉइंट पे आप जरूर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा रुद्रप्रयाग का जो एरिया है साफ दिखता है, और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम आपको यहाँ से दिखता है। इसके बाद आपका आएगा कर्णप्रयाग। हो सकता है शायद कर्णप्रयाग में हम डुबकी लगाएं और आपको कर्णप्रयाग के बारे में बताऊं। तो आप बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। गोपेश्वर पहुंचने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं और आगे का सफ़र कैसा होता है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए इस सफ़र को। बड़ी खतरनाक रोड है यार, टूटा है क्या बारिश रेल लाइन। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग से आप देख सकते हो कि यहाँ से पानी थोड़ा सा गंदा आ रहा है आगे, और उस तरफ से साफ आ रहा है, यानी कि वहाँ पे संगम है। चलो संगम में जाकर देखते हैं और आपको बताता हूँ संगम की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़।
मैं अभी पहुंचा हूं जिस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग इतनी खूबसूरत जगह मुझे लगी है क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो अलग ही तरीके की मुझे दिख रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर दर्शन किया जाए। जो यहाँ पे दो संगम है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर आए हैं। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग का जो संगम है हम वहाँ पर देख चुके हैं, और यहाँ का संगम हमें देखना था क्योंकि हर जगह की जो एक अलग इतिहास होता है, अलग मान्यताएं होती है। यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा है। क्योंकि ये कर्णप्रयाग का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक इतिहास है। माना जाता है, दो कहानियां प्रचलित है। एक तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया था, और दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि यहाँ पर कर्ण ने भगवान सूर्यदेव की पूजा करी थी, तपस्या करी थी, जिसकी वजह से सूर्यदेव ने उनको दर्शन दिए थे। तो ये जो जगह है अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, बहुत मान्यतापूर्ण है। जितनी मान्यता गंगा की मानी जाती है, उतनी ही मान्यता आपकी पिंडर नदी की मानी जाती है। पिंडर को हम कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक नदियां हैं जो कि मिलकर आपकी गंगा में मिल रही है। इसलिए जब गंगा फाइनल मिलती है आपकी देवप्रयाग में ना, तो इसलिए पवित्र नदी कही जाती है, क्योंकि इतनी सारी पवित्र नदियों का संगम वहां पर होता है। तो कर्णप्रयाग में हम रुके हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेंगे। और अभी गोपेश्वर यहाँ से कम 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। अभी बज रहे हैं 3-4 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, और देखते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, और वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो इतिहास है, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप बताइए, आप वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में लेके जरूर बताइए कीजिए, और वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि हमें वीडियो देखी जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी है। बाकी मैं आपको इसी तरीके से आगे आगे चीज़ें बताता रहूँगा, बस आगे वीडियो तक बने रहिए। दोस्तों, कर्णप्रयाग से निकलने के बाद जो हमारा अगला पड़ाव आया, ये था नंदप्रयाग का। नंदप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और यहाँ से जो आपको नदी दिख रही है, दोनों नदियों का संगम एक साथ दिख रहा है, और बीच में आपको संगम दिखाई दे रहा होगा। ये नदी इस तरफ से आ रही है, और ये आपकी आ रही है बद्रीनाथ से। और सामने आपको सनसेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से बेहद ही खूबसूरत है। और इसका नज़ारा जो है बहुत ही अद्भुत है। मतलब रास्ते में चलते चलते ऐसे नज़ारे अगर आपको दिख जाएँ तो आपकी जो यात्रा है बहुत ही सफल हो जाएगी। और माना जाता है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण थे और उनके जो पालक पिता थे, यानी उनको जिन्होंने पाला था, उन्होंने यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करी थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा नंदप्रयाग। और 5 प्रयागों में जो सबसे पहला प्रयाग आता है वो आपका विष्णु प्रयाग आता है, जो उसके आगे है। उसके बाद आपका ये नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, और लास्ट में आपका आता है देवप्रयाग। और ये जितने भी 5 प्रयाग हैं दोस्तों, इनमें जो नदियाँ निकल रही हैं, माना जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से जब गंगा निकली थी, उतरी थी, तो वो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुई थी, और अलग अलग हिस्सों से बहती हुई वो मिली लास्ट में देवप्रयाग में। तो ये जितनी भी नदियाँ आपको संगम है, जितने भी नदियों का संगम जिस तरह पे होता है उसको प्रयाग कहते हैं। तो इसलिए जो भी जगह का नाम था उसके आगे प्रयाग जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का संगम होता था। तो ये जितनी भी नदियाँ अपने आप में पवित्र है, बहुत ही धार्मिक है, और इनका अपना अलग महत्व है। तो जब भी आप इस तरफ से आप जाते हैं NH 58 में बद्रीनाथ की तरफ में, तो आपको अनेकों ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप जहाँ भी जाओ तो आप रुक के जाओ, और हर जगह की कहानियाँ पता करते हुए जाओ, क्योंकि घूमने का असली मज़ा आपका इसी चीज़ में आता है। तो फिलहाल आपका सूरज डूब रहा है, और पहाड़ों के पीछे से सूरज डूबता हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है। हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो गोपेश्वर पहुंच चुके हैं हम, और गोपेश्वर से पूछने के बाद पता चला कि यहाँ से अभी हम जाने हैं सगर गांव। सगर गांव यहाँ से भी 4 किलोमीटर दूर है, और सगर गांव में काफ़ी सारे रुकने के ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो यहाँ से अभी आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा भी मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे 4 किलोमीटर। तो सगर पहुँचेंगे, उसके बाद रूम लेंगे, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे अगले दिन रुद्रनाथ की तरफ। ये सारी टूरिस्ट की लाइन है, और ये सब जो गाड़ियाँ हैं ये आ रही है ऊखीमठ से। जो केदारनाथ से आते हैं तो ऊखीमठ वाला रास्ता उनको शॉर्ट पड़ता है। ऊखीमठ से होते हुए वो इस तरफ से आते हैं, क्योंकि वहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है, और पूरा घूम के अगर आएंगे तो पूरा उनका 150 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। तो सारे केदारनाथ वाले हैं जितने भी बद्रीनाथ जाने के लिए हैं, सब इधर से जा रहे हैं, और काफ़ी जाम लगा हुआ है आगे तक। और ये बाइक स्कूटी वाले सगर गाँव तक जाएंगे। सगर गाँव से होती है रुद्रनाथ की ट्रैक स्टार्ट। तो दोस्तों, हम भी पहुंच चुके हैं अब सगर गांव में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रूम वगैरह ढूंढेंगे, और रूम ढूंढने के बाद आपको बताऊंगा कि कितने तक रूम मिला है। वरना जो लोग बता रहे थे अभी गोपेश्वर में कि बहुत महंगे रूम है, तो देखते हैं कितने के। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त सगर गांव में, और काफ़ी रूम ढूंढने के बाद हमें बहुत बेसिक सा रूम मिला।
और ये बिल्कुल घरों गांव के जो घर है वो गांव के घरों के अंदर हल्के हल्के से रूम बना रखे हैं और उसी में सबको स्टे का ऑप्शन दे रहे हैं। जो बाहर के ट्रैवलर्स हैं उनके लिए 1000 रुपये प्राइस है, और जो हम पहाड़ी लोग हैं थोड़ा सा डिस्काउंट करवा लेते हैं तो हमें पड़ गया ये 600 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा गांव है। और ये वाला रूम मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से सामने का जो व्यू है बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ऊपर आप बादल देख सकते हो और इसके आगे का जो पूरा एरिया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जब सनराइज़ होगा यहाँ से सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो मैंने सोचा कि यार इसी को क्यों ना चूज़ किया जाए। और जो ऊपर के आसमान आप देखो, इतने प्यारे आसमान हैं। और हमें जहाँ जाना है वो इस तरफ है, ये चोटी है और यहाँ पीछे से रुद्रनाथ का गेट है। तो हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से गेट भी पास था और ट्रैक बहुत सुबह सुबह इजी स्टार्ट कर लेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकल सकते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम की बहुत बचत होगी। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर जियो के नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है, अगर आप यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं तो जियो का सिम के साथ साथ अपने एयरटेल की सिम मिलाओ, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल की सिम चलती है। और जितनी भी पहाड़ी एरिया में आप जाओगे, जितनी हाइट में आपको जाओगे, वहाँ पे आपको एयरटेल की ही सिम मिलेंगे। तो एयरटेल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवाता है। जियो एकदम शून्य बटा सन्नाटा। आप तो जियो के नेटवर्क बहुत कम आते हैं, तो जियो तो अवॉइड करो आप। तो हम तो आज रात बिना नेटवर्क के रहने वाले हैं और देखने वाले हैं इन हसीन नज़ारों को। तो आपसे विनती करता हूँ कि ये जो वीडियो है आज की यहीं पे समाप्त होती है। कल का डे स्टार्ट होगा रुद्रनाथ के ट्रैक के साथ। तो बने रहेगा इस वीडियो में, इस चैनल में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको भगवान शिव के जितने भी धाम हैं उनके दर्शन करवा सकूँ। यह है दोस्तों मेरे रूम से नज़ारा। सामने बहुत ही प्यारा ये नज़ारा आप देख रहे हो ना, बादलों का है। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में कि पूछो मत। और इस तरफ से आपका रुद्रनाथ कल जो पीला आपको मंदिर दिख रहा है, यहाँ से आपका स्टार्ट है ट्रैक और हमें जाना है उस चोटी तक जहाँ पे आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। 18-20 किलोमीटर का ये ट्रैक बता रहे हैं। कल सुबह चल के पता चलेगा कि कितना है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।